हे एवरीवन, काफ़ी सारे इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो हमारे पास आके कहते हैं सर हमने इंजीनियरिंग के 4 साल कंप्लीट कर लिए, ज़्यादा कुछ सीखा नहीं, प्लेसमेंट भी नहीं मिला, अब हम क्या करें? गेट की प्रिपरेशन के लिए ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, अब हम क्या करें? उन सारे ऐसे इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत ही बड़े इंस्पिरेशन आज हमारे गेस्ट बनकर आए हैं, जिनका नाम है शिखर तिवारी और जो गेट 2025 में कंप्यूटर साइंस में ऑल इंडिया रैंक 27 लाए हैं और साथ ही साथ आप लोगों के लिए इसी तरीके की इंस्पिरेशन लेके आए हैं जिन्होंने अपनी इंजीनियरिंग फिनिश करने के बाद एक ड्रॉप ईयर में ये रैंक निकाली है। तो स्वागत करिए हमारे साथ शिखर का। शिखर, वेरी वेरी वेलकम एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। शिखर, आप थोड़ा सा अपना एक इंट्रोडक्शन देंगे ताकि हमारे व्यूअर्स को पता चले कि हु यू आर। So my name is Shikhar Tiwari. I am currently a pass out of IIT Lucknow from Computer Science Engineering Department. I have passed out in 2024 and since then I have explored some options and I have opted for GATE, and in GATE I have secured All India rank 27 and this is all about me. ओके, सो आपने गेट के बारे में सबसे पहले कब सोचा एग्जैक्टली कि मुझे तैयारी करनी है? Actually this part I want to say, one of my friend Ansuman, हाँ, he told me after around July, he told me that अभी तो यार प्लेसमेंट्स वगैरह तो इतना अच्छा रहा नहीं, तो वी हैव टू प्रिपेयर फॉर समथिंग एल्स। सो तभी अपन लोग के दिमाग में आया कि गेट का प्रिपरेशन करते हैं क्योंकि गेट से अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी ऐसा करके। तो अंशुमान ने मुझे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर करा, लेकिन फिर भी मैं 1-2 मंथ के होल्ड पे चला गया और डिसाइड करना था कि एक्चुअल में हम कंटेंट कहाँ से कंज्यूम करें, क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं था। फरवरी में एग्ज़ाम था और विद इन 7 मंथ्स, और ये तो गेट जैसा एग्ज़ाम, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन टू क्रैक विद इन सच अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। बिल्कुल ट्रू है। तो इनिशियली मेरा भी ऐसा नहीं था कि कोई अच्छा रैंक लेके आना है, ऐसा था कि कुछ आगे करियर में अच्छा सा करेंगे। ऐसा करके एक ही कोचिंग का नाम सामने आया, PW, क्योंकि अफोर्डेबल प्राइस में था। तो फिर उस टाइम पे पता चला कि डिस्काउंट चल रहा है, तो 15 अगस्त वाला डिस्काउंट था, वो लिया। तभी बैच परचेज़ करा था अराउंड 15 अगस्त के अराउंड। तो उसके बाद से थोड़ा 1-2 लेक्चर्स का स्टार्ट किया, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। ओके, एंड देन वहाँ से आपकी वहाँ से जर्नी कंटिन्यू रही। continue तो रही। आपने इतना लेट स्टार्ट किया, फिर भी ऑल इंडिया रैंक 27, 90 मार्क्स आउट ऑफ 100, ये बहुत बड़ी बात होती है कुछ कम ड्यूरेशन में। डेफिनेटली वो उसके लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरीली प्रिपरेशन भी चाहिए, मेहनत भी चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं यहाँ से। जैसे आपने कहा कि अगस्त में हमने पिक किया, आपने अपना सिलेबस जो पूरा कंप्लीट सिलेबस था वो कब तक फिनिश कर लिया था? एक्चुअली अगस्त में स्टार्ट करा था, तो हमने डेडलाइन रखी थी कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ऐसा अक्टूबर में सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे 3 महीने में। उसके बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी ऐसा प्रैक्टिस करेंगे। बट हुआ क्या कि सिलेबस कंप्लीट करने में CN थोड़ा सा लेंदी सब्जेक्ट था, तो उसको सितंबर अक्टूबर में ही रखा था। तो अक्टूबर में वो थोड़ा सा खिंचने लगा था। एक्चुअली मैं CN करके ही और एल्गोरिदम भी छूट रहा था, तो उसको एक्सटेंड कर रहे थे। और उसी टाइम पे और सारे सब्जेक्ट्स तो लगभग कंप्लीट हो गए थे, लेकिन वहाँ पे फिर एक ब्रेक आया। एक्चुअली में मैं बीच में चित्रकूट घूमने गया था, तो वहाँ पे 10 to 15 डेज़ का गैप भी कर दिया था। लेकिन उसके बाद से फिर लगा कि अभी अगर ऐसे नहीं करेंगे और हम परफेक्शन के पीछे भागेंगे कि अनटिल अनलेस सारे सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक हम आगे मूव ऑन नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएंगे। और एक्चुअल में रहता क्या था, मैं बीच बीच में आपके प्रिपरेशन स्ट्रेटजी वीडियोज़ वगैरह देखता था, तो उसमें आप बताते थे कि दिस मस्ट बी अ स्टूडेंट 6 मंथ्स प्लान। तो उसको मैं डिवाइड बाई 2 करके अप्लाई करता था हमेशा, XX स्पीड पे। लेक्चर्स को भी ट्राई करता था कि जितना फास्ट कंज्यूम कर पाऊँ ऐसा करके, क्योंकि एक चीज़ माइंड में क्लियर थी कि टाइम कम है और कंसिस्टेंसी के साथ करना है। तो ये एक काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन था पीछे कि करना है, और इसी वजह से लाइब्रेरी भी ज्वाइन करा था बीच में, तो काफ़ी हेल्पफुल हुआ वहाँ से। ओके, तो आपने कहा अक्टूबर प्लान था पर थोड़ा सा आगे थोड़ा सा- खींच गया, बट फिर भी यू हैड ऑलमोस्ट 3 मंथ्स की नवंबर, दिसंबर, जनवरी, हमारा लगभग 2.5 मंथ आपको मिला फॉर प्रैक्टिस, रिविजन एंड टेस्ट। ऑफ कोर्स आपने कहा कि 3 महीने में सारे कोर्सेज फिनिश करने हैं, तो आपने मैक्सिमम कोर्सेज जो हैं वो रिकॉर्डेड ही देखे हैं। मैं यहाँ पे एक चीज़ आती है कि कम स्पैन में अगर आप ज़्यादा कुछ करना चाहते हैं तो आपको बहुत लंबा टाइम स्पेंड करना पड़ता है।
आपकी लर्निंग पे। तो आप पर डे बेसिस पे कितना पढ़ाई कर रहे थे उस टाइम पे जब आप सिलेबस फिनिश कर रहे थे? सिलेबस फिनिश करने पे तो ऐसा था, जब इनिशियल्स में बस कि अभी करना है ऐसा करके डिसाइड किया था, तभी ट्राई करते थे कि दिन का 6 लेक्चर देखें। 6 दिन का 6 लेक्चर ट्राई करते थे, और 6 लेक्चर देखने में एक्चुअल में 7 घंटे 8 घंटे ऐसा हो जाता था। और मतलब बीच में थोड़ा सा शेड्यूल हमेशा बना के रखा कि ऐसा ऐसा करना है, तो 6 लेक्चर्स का ट्राई करते थे। बीच में आते आते कुछ सब्जेक्ट्स इजी भी पड़ जाते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स थोड़ा टाइम मांगते, जैसे कि OS COA वगैरह, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो उनको प्रॉपरली टाइम दे के, और जो सब्जेक्ट थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं उनको फास्ट फॉरवर्ड करके और आगे बढ़ाते रहे इसी हिसाब से। चलिए, तो कोर्सेज के जैसे आपने कहा कि टाइम मांगते हैं एटसेट्रा, वहां से एक क्वेश्चन निकल के आ रहा है, आपकी ओपिनियन में, आपके लिए पर्सपेक्टिव, आपके पर्सपेक्टिव के हिसाब से आपको कौन से कोर्सेज इजी लगे कि ये बहुत इजी है मेरे लिए स्कोर करना, और कौन से कोर्सेज चैलेंजिंग लगे? मैं नहीं कहूँगा टफ हैं कि मुझसे नहीं बनेगा एटसेट्रा, पर चैलेंजिंग लगते हैं कि उन्हें कवर करने में या उनके हार्ड क्वेश्चन को समझ के और सॉल्व करने में इनिशियली ट्रबल आता है इनिशियली, बट ऑफकोर्स यूल हैव टू स्पेंड एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ते हैं। तो कौन से इजी और कौन से टफ आपके ओपिनियन में थे क्वेश्चंस? टफ पे बात करते हैं, इजी अपने आप सेग्रीगेट हो जाएंगे जी। तो टफ सब्जेक्ट्स में सबसे पहले COA का नाम आ जाता है, क्योंकि एक्चुअली में कभी ऐसा पहले पढ़ा नहीं था। और जैसा कि आप कहते भी हो बार बार कि मल्टीपल रिविजन्स लगते हैं, तो एक्चुअल में COA पढ़ा पहली बारी में, क्वेश्चंस वगैरह कर रहे हैं लेकिन उतना अच्छे से बन नहीं रहा है, तो एक फ़ियर क्रिएट होता है दिमाग में कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। लेकिन एक्चुअल में आखिरी में वही एडवाइस पे फिर से वापस आ जाते हैं कि सर ने इतने एक्सपीरियंस से बताया है तो इसी को फॉलो करना है। एक्चुअली में थ्रू आउट द प्रोसेस एक ही चीज़ रहा कि प्रोसेस को फॉलो करना है। तो ऐसा करके COA एक सब्जेक्ट था, और CN बिकॉज ऑफ द लेंदीनेस, तो CN में ऐसा थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहा, लेकिन उसको फिर कोप अप करने का ट्राई किया। चलिए, MS धोनी एक बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं जिन्होंने भी यही कहा था कि आप प्रोसेस फॉलो करो, रिजल्ट इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस। अच्छी प्रोसेस को फॉलो करेंगे एंड यू जस्टिफाइड इट एनीवे। आपके मॉक टेस्ट के अराउंड बात करते हैं। जैसा आपने कहा कि आपने मॉक टेस्ट लिखे, कितने नंबर ऑफ मॉक टेस्ट आपने टोटल लिखे थे? एक्चुअली टोटल मॉक टेस्ट आई हैव अटेम्प्टेड अराउंड 35। और जब आपने सबसे पहला मॉक लिखा था या अराउंड 2-3 जो स्टार्टिंग के मॉक्स थे, आपको कितने मार्क्स आ रहे थे तब? 35 मार्क्स। 35 से 90 आप पहुंचे। 35 जब आए, कैसा फील हो रहा था कि यार अब तो गेट नहीं निकलेगा, या प्रिपरेशन अभी नहीं हुई है? क्या फील था उस टाइम पे? एक्चुअली में अगर सच में बताऊं तो एक फील था कि इम्प्रूव करना है, क्योंकि वही बात कि मैं हमेशा से प्रीवियस एक्सपीरियंसेस को यूज़ करता हुआ आया हूँ। क्योंकि मैंने पिछली बहुत बारी देख रखा था कि टॉपर्स के एक्चुअल में ऐसे एग्ज़ाम आते हैं, और मैं थ्रू आउट द प्रोसेस एक ये चेक करता रहता था कि जो टॉपर लोग जैसे करते हैं मेरा वैसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक्चुअल में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे हर बंदा जो अच्छे रैंक लेके आता है उसका सिलेबस फिनिश हो जाता है अराउंड अक्टूबर-नवंबर, तो इसीलिए मैंने भी डेडलाइन रखा था कि ऑल्दो आई हैव स्टार्टेड लेट बट आई हैव टू फिनिश अर्ली, ताकि मैं वो रेस में आ पाऊँ। तो ऐसा करके फिर वो हमेशा चेक करता रहता था, और जो भी स्ट्रेटजीज होती थी उनको पक्का फॉलो करने का ट्राई करता था। ग्रेट। ये जो हमारा डिस्कशन है, इसका सबसे बड़ा मोटिव ही ये है कि आगे आने वाली जनरेशन जो है वो आपकी इन स्ट्रेटजीज को फॉलो करे। अगर आपका और उसका जर्नी काइंड ऑफ सिमिलर हो रहा है, एक पैरेलल पाथ पे है, तो वो उसे फॉलो कर पाए और वहां से इंस्पायर होके कहीं ना कहीं आपके जैसी अच्छी रैंक ला पाए। तो बहुत कुछ ऑफ कोर्स डेफिनेटली बच्चों को सीखने को यहाँ पे मिलेगा। एक और क्वेश्चन आ रहा है, आपने बोला 35 था, वहां से आपका फोकस था कि आप इंप्रूव करें, राइट? सारे टॉपर्स लगभग, मैंने जहां तक जिंदगी में अपने देखा है, जितने भी टॉपर से डिस्कशन किया है, उनका एक सिंपल फोकस होता है कि प्रॉब्लम आई तो प्रॉब्लम को लेके रोना नहीं है, परेशान नहीं होना है, सॉल्यूशन की तरफ भागना है। तो आपने कहा आपने इंप्रूवमेंट किए, फिर लेटर ऑन इंप्रूव होते गए। हाईएस्ट कितने मार्क्स गए थे आपके किसी भी मॉक टेस्ट में? मॉक टेस्ट में हाईएस्ट 78। पर फिर उस वक्त आपको लगा था कि आप गेट एग्जाम में 90 स्कोर कर पाएंगे रॉ मार्क्स? एक्चुअली मैं इसी के अराउंड एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगा। हाँ। कि लास्ट में एक्चुअली में ऐसा हो रहा था और सारे डिस्कशन चल रहे थे कि अराउंड 20 जनवरी के बाद मॉक टेस्ट वगैरह नहीं लिखेंगे, क्योंकि ऐसा जनरली सभी लोग रेकमेंड करते हैं कि लास्ट में फ्रेश रहना चाहिए और PYQs वगैरह को रिवाइज करते रहेंगे और ऐसे ही जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। तो उस टाइम पे रैंकर्स क्लब में जो मेंटरशिप सेशंस होते थे उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा अभिषेक सर का और आदित्य सर का, क्योंकि अभिषेक सर से मेरा पर्सनली
अराउंड 7 to 8 मिनट्स में बात हुआ है। तो वो एक चेक होता था कि सर ने ऐसा बोला है, अभी 1 वीक के बाद सर को रिपोर्ट करना है वापस से कि मैंने ये प्रोग्रेस करा है और अब मुझे क्या करना चाहिए आगे। और लास्ट में फिर ऐसा बताता रहा कि सर टॉपर्स लोग के तो 90 मार्क्स 80 मार्क्स ऐसे आते हैं, सर ऐसे तो आईटी भी नहीं मिलेगा। तो सर कहते थे कि अभी अगर ज़्यादा प्रेशर लेके जाओगे कि अंडर 10 डबल डिजिट ऐसा रैंक स्कोर करना है तो वाकई में फिर नहीं कर पाओगे। तो लास्ट में आते आते एक ये हो गया था माइंड मेकअप कि अच्छा करेंगे, जनरली एक 70+ स्कोर अच्छा स्कोर माना जाता है, तो 70+ का टारगेट लेके चलेंगे। लेकिन जिस दिन मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठा उस दिन चीज़ें इतनी फ्लुएंसी से चल रही हैं, जो भी क्वेश्चन देख रहा हूँ ऐसा लग रहा है कि ये तो आता ही है। तो वो एक लगा कि इस पेपर में अगर मैं कम अटैम्प्ट करूँगा तो पीछे रह जाऊँगा। सो इन गेट एग्ज़ाम आई हैव एक्चुअली अटेम्प्टेड 64 क्वेश्चंस एंड 1 क्वेश्चन एक्चुअली वो मैंने सिलेबस से छोड़ भी रखा था, तो वो मैंने अटैम्प्ट ही नहीं करा था। टपल रिलेशन कैलकुलस का क्वेश्चन था, वो छोड़ रखा था और 64 क्वेश्चंस आई हैव अटेम्प्टेड ऐसा करके। ओके, और वहाँ से आपको 90 मार्क्स आए। वहाँ से 90। जो स्टूडेंट्स रैंकर्स क्लब के बारे में नहीं जानते, जिसका जिक्र किया है शिखर ने, मैं बता देता हूँ कि पीडब्ल्यू का एक बहुत एक्सक्लूसिव ग्रुप बनाया जाता है एग्जाम के 3 से 4 महीने पहले, जिसमें हम टेस्ट लेके और आइडेंटिफाई करते हैं उन स्टूडेंट्स को जो सीरियस हैं और अपनी प्रिपरेशन में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। उनको एक ग्रुप में डाला जाता है, एक टेलीग्राम ग्रुप होता है, उनकी मेंटरशिप सेशंस होती हैं ताकि टीचर्स उन्हें ग्रूम कर पाएँ और अच्छा परफॉर्म करने के लिए। और जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, जो इस सीरियसनेस के साथ आते हैं, वो आपस में डिस्कशन कर पाएँ, कनेक्टेड रह पाएँ और वहाँ से फिर जो है स्टूडेंट्स की रैंक और डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट जो हैं आ पाएँ। तो ये शिखर ने जैसा कहा कि रैंकर्स क्लब में डेफिनेटली उन्हें बहुत हेल्प हुई। आदित्य सर और अभिषेक सर ने बहुत अच्छे से मेंटर किया। वो हमारा ड्यूटी है कि हम आपको मेंटर करना चाहते हैं। अगर आप भी नेक्स्ट ईयर के लिए गेट प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली ट्राई करिए कि आप उस रैंकर्स क्लब का हिस्सा बन पाएं। शिखर, आपकी पीडब्ल्यू की जर्नी के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। जैसा आपने कहा कि पीडब्ल्यू का नाम सबसे पहले आया कि मैं पीडब्ल्यू की बैच लूंगा, अगस्त में आपने बैच लिया। ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा था? लर्निंग, कंटेंट, डीपीपी, वीकली टेस्ट, ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस था पीडब्ल्यू की लर्निंग के साथ आपका? सर ऑल्दो एक्सपीरियंस पूरा स्मूथ था एंड वन पॉइंट ऑफ टाइम स्टार्टिंगली आई वाज कंफ्यूज्ड कि कनेक्ट किसको करना है। इस पॉइंट को लेके मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था, लेकिन लकीली वो रैंकर्स क्लब का अनाउंसमेंट आया तो उससे मतलब बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आया कि टॉपर्स के बीच में जाने को मिलेगा। क्योंकि बचपन से एक चीज़ सीखी है, इफ़ यू वांट टू ग्रो इन योर लाइफ तो आपको अपना बेस्ट 5 पीपल सराउंडिंग यू, उसका एवरेज आपको बढ़ाना रहेगा। तो वो कॉन्सेप्ट को सोच के मैंने कहा कि इस क्लब में तो अभी एंट्री करना है। 1-2 टेस्ट शुरुआत के छूट गए, लेकिन फिर अभिषेक सर को कांटेक्ट करा, सर ने लकीली तुरंत रिप्लाई करा। तो फिर वहाँ से पता चला कि ये रैंकर्स क्लब का देना है टेस्ट। तो फिर वहाँ पे जो सब्जेक्ट्स आते थे, कभी कभी ऐसा होता था कि वो सब्जेक्ट पढ़ा नहीं है, क्योंकि मैं तो खजाना से कर रहा था लेकिन उसका सिलेबस अलग है, लेकिन फिर भी कभी टेस्ट में वो कट ऑफ पार किया और रैंकर्स क्लब में एंट्री हुआ। फिर वहाँ से जर्नी पूरा स्मूथ था। एक्चुअली में व्हेन यू आर इन द गाइडेंस तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मेरी जर्नी का बेस्ट पार्ट यही था कि एट एनी पॉइंट ऑफ लाइफ एनी पॉइंट ऑफ जर्नी आई नेवर फेल्ट लाइक कि मेरे पीछे कोई खड़ा नहीं है या मुझे कोई गाइडेंस करने वाला नहीं है। आई वॉज नेवर अलोन, इट वॉज ऑलवेज लाइक अ फैमिली काइंड ऑफ थिंग। चलिए, तो जितने भी एस्पिरेंट्स इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट को देख रहे हैं उनके लिए एक बहुत बहुत बड़ी बात जो है शिखर ने कही है कि आपको गाइडेंस के अंडर अगर रहना है तो उससे आपकी जर्नी स्मूथ हो सकती है, क्योंकि आप खुद एक्सपेरिमेंट करेंगे, गलतियां करेंगे। अगर वो आपके पास टाइम नहीं है या आप चाहते नहीं है कि ऐसा कोई टाइम हम स्पेंड करें जहां हम ऐसी चीज़ें करें जो हमें नहीं करनी चाहिए थी या ऐसी डायरेक्शन में चले जाएं जो हमें नहीं करनी चाहिए थी, अब ऐसे ऑफ कोर्स शिखर इज नाउ वन ऑफ द पर्सन जिसकी गाइडेंस आप ले सकते हैं, क्योंकि वो उस जर्नी को देख चुके हैं। अभिषेक सर, आदित्य सर का जैसे शिखर ने नाम लिया, हमारे 2 ऑफ द ग्रेट टीचर्स हैं जो अच्छे मेंटर्स भी हैं, क्योंकि वो बच्चों को ग्रूम करते हैं और आपकी जर्नी को स्मूथ बनाने में हेल्प करते हैं। तो आप कोशिश करिए कि एक ऐसे मेंटर आपके अराउंड रहें जो आपको आपकी जर्नी को और ज़्यादा स्मूथ बनाने में हेल्प करें। शिखर, वापस आपकी इस जर्नी पे आते हैं। तो जैसा आपने कहा कि प्लेसमेंट नहीं था, आपके एक दोस्त ने आपको इंस्पायर किया कि अब तो चलो गेट लिखेंगे। वहाँ से आपने गेट पिक किया। आपने एक्सपेक्टेशन की थी कहीं किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे पिछले 6 महीनों में कि मुझे अच्छी रैंक आएगी अंडर 50 या कुछ? करेक्ट। सो इस बारे में बात करना ज़रूर चाहूँगा। इनिशियल्स में कभी भी हम तैयारी करते हैं AIR 1 का सपना रहता ही है, लेकिन इस बारी मैंने उस चीज़ को आगे नहीं आने दिया। एक्चुअली में क्या था, मैं अपने आप को एक फेलियर ही समझता था,
क्योंकि वी हैव ऑलवेज गॉन थ्रू दोज एक्सपीरियंसेस ऑफ IIT JEE एग्ज़ाम्स, तो वो कहीं ना कहीं तो हार्ट में रहते ही है कि यार फेल होके आए हो। लेकिन एक चीज़ था कि कुछ अच्छा करना है, तो फिर ऐसा सोच रहे थे कभी कि चलो अंडर 100 अंडर 200 भी आ जाएगा तो एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, यहाँ से कुछ तो पिकअप करने को मिलेगा आगे के लिए, तो ऐसा सोच के कर रहे थे। लेकिन फिर वही बात कि हमेशा गाइडेंस में, तो ऐसा भी कोई डाउट आता था तो पूछ लेते थे, सर अभी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हो रहा है तो क्या मैं इस तरीके से कर रहा हूँ ये सही है? तो सर बताते थे कि फोकस ऑन द रिविजन्स, मॉक टेस्ट पे फोकस करो, मॉक टेस्ट को एनालाइज करो, जो मिस्टेक्स कर रहे हो उनको दोबारा से रिपीट मत करो। सो एक्चुअली व्हेन यू हैव वर्क ऑन योर माइंड, तो फिर ये रिजल्ट्स वाला चीज़ थोड़ा सा बैक में हो जाता है। और एक्चुअली आई वुड लाइक टू थैंक all of you. Because of you I was mainly focused on the process. So when you are focused on process, you are enjoying the process, then it's easy. Actually मैं आपको एक और बात कहना चाहूँगा। जिस दिन मैं गेट एग्ज़ाम लिखने जा रहा था उसके 1 वीक पहले से मेरे दिमाग में एक चीज़ था, आई हैव डन माई बेस्ट, अभी कुछ भी हो अच्छा ही होगा। मैंने एक और टीचर से सुना था कि लक आपके +4 -4 करा देगा लेकिन ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। तो वही सोच के मैं गया कि आई हैव डन माई बेस्ट, अभी कुछ भी होगा आई हैव टू एक्सेप्ट इट, आई हैव डन माई बेस्ट। ऐसा चलिए, तो वो जो 1 वीक आपने सोचा वो आपका पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन था कि मैंने अपना काम कर दिया है, अब भगवान को अपना काम करने देते हैं और ये अच्छा आपका रैंक आया। जो आपने शुरुआत में फेलियर वाली बात कही, मैं अपने काफ़ी सारे वीडियोज़ में ये बात करता हूँ कि गेट के मैक्सिमम टॉपर्स जो हैं JEE फेलियर्स ही होते हैं, बट स्टिल वो करते हैं क्योंकि एक बार अगर हो सकता है कम उम्र में जब हम बहुत इमेच्योर होते हैं, नहीं समझ पाते हैं उस सीरियसनेस को, बड़ी उम्र में जब हम इंजीनियरिंग पास करते हैं, इंजीनियरिंग फाइनल ईयर 3rd ईयर में आते हैं, तो शायद उस चीज़ को समझ पाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ पाएंगे और वहाँ से हम डेफिनेटली अच्छा रैंक निकाल सकते हैं। शिखर, आपकी जर्नी बहुत इंस्पायरिंग है, बहुत कम समय में आपने बहुत बड़ा अचीवमेंट जो है हासिल किया है। आप अपनी इस जर्नी की लर्निंग से और अपनी इस प्रोसेस से जितना भी आपने सीखा है उसके थ्रू आप अपकमिंग गेट एस्पिरेंट्स को क्या कोई एडवाइस देना चाहेंगे? यस, सो फॉर अपकमिंग एस्पिरेंट्स वन मेन एडवाइस आई वुड लाइक टू गिव कि आपको प्रोसेस पे फॉलो करना है, आपको अपने मेंटर से कनेक्टेड रहना है, जो भी वो बताएं उसको क्रॉस चेक करते रहो हमेशा। अगर आप उस पाथ पे जाओगे, श्योरली यू आर अंडर 100 अंडर 200 वॉट एवर यू आर एक्सपेक्टिंग यू विल गेट दैट। जस्ट आपको प्रोसेस पे फोकस करना है, जो भी आपके टीचर्स जो भी वो स्ट्रैटेजी बता रहे हैं उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि उससे डाइवर्ट हो गए, स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे तो रिजल्ट्स आपके फेवर में ही आएंगे। चलिए, वंस अगेन बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, और इस पूरी जो आपने जर्नी को आपने बहुत बहुत इंस्पायरिंग तरीके से जो समराइज़ किया है यहाँ पे, उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड वंस अगेन आपके आने वाले फ्यूचर के सारे माइलस्टोन्स के लिए बहुत बहुत बेस्ट विशेस के आसे ही बहुत सारे और माइलस्टोन्स आप अचीव करते रहें, बहुत सारी अचीवमेंट्स आपके लाइफ में ऐसे ही आती रहें और आपकी जो प्रोग्रेस है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पे चली जाए। वंस अगेन थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर रिजल्ट। थैंक यू सो मच सर।